सो अब सेल एंड परचेस ऑफ एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को एक पर्टिकुलर एंटिटी, एक पर्टिकुलर बैंक सेल या परचेस करती है तो उस पर 3 बार क्वेश्चन आया है। इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ स्किप बैंक लिमिटेड you found that bank had sold certain of its non-performing asset। वो पॉइंट्स ड्राफ्ट करो जो आप ऑडिट में चेकिंग में लोगे जब आप ये एरिया को चेक करोगे। तो देखिए, जब हम सेल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट करते हैं तो सबसे पहली बात तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको सेल करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई है कि किस तरीके से उन्हें सेल किया जाएगा और सेल किस वैल्यू पे किया जाएगा। वैल्यूएशन गाइडलाइंस दी होंगी और कौन सेल कर सकता है ये गाइडलाइन भी दी होगी। तो भाई सबसे पहले तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी को उठा करके देखना चाहूंगा कि उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है रिगार्डिंग कि प्रोसीजर्स क्या रहेंगी, वैल्यूएशन कैसे होगा और डेलीगेशन ऑफ पावर किन को होगा कि जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बेचने का सौदा कर सकते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीदेगा कौन? सरफाइजी एक्ट के अंदर हमने देखा था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दे परचेज बंच ऑफ एनपीएस। ओके, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आप उन एनपीए को नहीं बेच सकते जिनकी एज अभी 2 साल नहीं हुई है। Only such NPAs can be sold which has remained NPA in the books of the bank for at least 2 years। कम से कम 2 साल तक जो नॉन परफॉर्मिंग असेट रहेगी बैंक की बुक्स में बस वही बिक पाएगी, बाकी एनपीए नहीं बिक पाएगा। और जो भी एनपीए बिकेगी वो विदाउट रिकोर्स बिकेगी। विदाउट रिकोर्स मतलब जो है जैसी है जहां है बेसिस पे, बाद में आपका कोई ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा। इसके बाद आप इस एनपीए को ले जाने के बाद आप उसका क्या करते हो, वो आपको क्या परफॉर्म करके देती है, आप अभी से देखभाल के ले जाओ। इसके बाद बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इस एनपीए के संबंध में। जो है जहां है जैसी है, जो असेट है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्लेज डीड है, जो मॉर्गेज डीड है, आप सब देखभाल के ले जाओ भैया। उसके बाद आप अगर बोलोगे कि वापस ना हो पाएगी। बैंक कोई लीगल, ऑपरेशनल या किसी भी टाइप की रिस्क जो है वो अब नहीं लेगी। इसी को विदाउट रिकोर्स बोलते हैं। ये विदाउट रिकोर्स का ही एक्सटेंशन है। और नॉन परफॉर्मिंग असेट, ऐसा नहीं होगा कि 2 बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट को आपस में एक्सचेंज कर लेंगी। एनपीए जो होगी वो कैश बेसिस पर ही सेल होगी। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बोर्ड की पॉलिसीज के साथ सेल होगी, सिर्फ वही सेल हो पाएंगी जिनकी एज 2 साल से ज्यादा हो गई है, 2 साल या उससे ज्यादा हो गई है। जब भी बिकेंगी विदाउट रिकोर्स बिकेंगी, बेचने के बाद बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बिकेगी तो कैश बेसिस पर बिकेगी मेरे दोस्त। और तुम अपनी ही एनपीए बेच के खरीद मत लेना। The bank has not purchased an NPA which it had originally sold। हमने ही बेची थी,
हम उसी को बेचकर वापस खरीद रहे हैं। ये जगलरी बिल्कुल मत करना। तुम अपने ही एडवांसेस को बढ़ा लोगे, सस्ता बेच के महंगा खरीद लाओगे वापस। ऐसे काम करने की इजाजत आरबीआई तुमको नहीं देगा। यू कैन नॉट रीपर्चेस योर एनपीए। जैसे ही एनपीए बेचोगे, बुक्स से एनपीए निकल गई कि नहीं वो देख लो। प्रॉफिट में बेची कि लॉस में बेची, जो भी हो वो कहां गई? P&L में। शॉर्टफॉल अगर है तो कहां गया है? P&L में। और अगर हायर वैल्यू देन नेट बुक वैल्यू बेची है तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज मत कर लेना। एक्सेस प्रोविजन has not been reversed but retained to meet the shortfall or loss because of sale of non-performing financial asset। इसके ऊपर अपने आप में एक प्रैक्टिकल बन के आ जाएगा कि एक बैंक ने एनपीए को बेचा, एनपीए को बेचने के बाद जो हायर प्रॉफिट हुआ उस हायर प्रॉफिट को उठा करके बैंक ने P&L में डाल दिया और उससे डिविडेंड बांट दिया। ट्विस्ट? बिल्कुल नहीं। कोई भी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं होगा और ना ही तुमने अगर एनपीए का कोई प्रोविजन किया है तो वो रिवर्स होगा। इसे अलग बना कर रखो। ये जो गेन है इसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में अलग बना के रखो। क्यों? ताकि सेल हो बाद में नॉन परफॉर्मिंग एसेट की और उसमें अगर शॉर्टफॉल हो तो वो शॉर्टफॉल इससे सेट ऑफ हो जाए। तो इसे अभी P&L में मत लेके जाओ, इसे रिजर्व की तरह रखो। और रिजर्व भी कैसा? जनरल रिजर्व नहीं, इसे एक अकाउंट बना के रखो जिसके अंदर बाद में कभी नॉन सेल होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट का तो और उसमें अगर लॉस हुआ तो उस लॉस को हम क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। है ना? बहुत क्लियर। तो ये कहलाता है आपका क्या? That is known as sale और purchase of non-performing asset। इस पर 3 बार क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन ये आया, During the bank audit of AB Limited, a new chartered accountant firm observed that sale or purchase of NPA. Please help them by narrating the aspects relating to sale or purchase of NPA to be considered. Now, अब सेल ऑफ एनपीए तो आपने देख लिया, लेकिन परचेस ऑफ एनपीए के बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं की। तो जो पॉइंट सेल ऑफ एनपीए पे लग रहे थे, सेम पॉइंट परचेस ऑफ एनपीए पर भी लग रहे हैं। नाउ आप परचेस करना चाहते हो, आपकी पॉलिसी के हिसाब से ही आप परचेस कर पाओगे। आप परचेस करना चाहते हो तो कैश बेसिस पे ही परचेस कर पाओगे। आप परचेस करना चाहते हो तो 2 साल या उससे पुरानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को ही परचेस कर पाओगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 2 साल तक कहां हूं? बुक्स में हूं, तो ही उसे आप लेकर के आ पाओगे। उसके बाद जब आप एनपीए खरीदोगे तो उसका एक वैल्यूएशन करके जरूर देखना। और जो वैल्यूएशन किया जाता है वो जब किया जाता है तो उसकी सिक्योरिटी देखी जाती है। सिक्योरिटी अटैच्ड विद द एडवांस क्या है, तो जो सिक्योरिटी अटैच विद द एडवांस है उसके साथ ही देखा जाता है कि भाई वैल्यूएशन उसका क्या जाएगा। सो परचेस ऑफ एनपीए और सेल ऑफ एनपीए के क्वेश्चंस में आपको अंतर नहीं मिलेगा, दोनों में एक ही बात है। बस एक वैल्यूएशन वाली बात हो जाएगी कि परचेस कंसिडरेशन जो आपने दिया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खरीदने के लिए
वो उसकी रिस्क देखते हुए, उसकी सिक्योरिटी देखते हुए, सिक्योरिटी की वैल्यू देखते हुए, सिक्योरिटी पे कब्जा देखते हुए, सिक्योरिटी पे चार्ज देखते हुए, सिक्योरिटी की वैलिडिटी देखते हुए आपको खरीदना है। एक एडिशनल पॉइंट आपको वहां पे और डालना है, तो दैट इज देयर। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे सेल परचेस एनपीए के, ये सेम टू सेम है। मई 15 में भी आया, मई 18 में भी आया, और अभी जो हमने पढ़ा मई 16 में भी आया ना। हाँ, नवंबर 18 में भी आया। तो 3 एग्जाम के अंदर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है। अब एक क्वेश्चन जो ऑडिट रिस्क से रिलेटेड है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि बैंक ऑडिट करते समय इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ज्यादा है? क्वेश्चन वाजिब है। और 2 क्वेश्चन छोड़ रखे मैंने, एक ये और एक इसके पहला। ये क्वेश्चन क्या है? बैंक बिकॉज ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कमर्शियल एंटरप्राइज एंड हेंस इट नीड्स स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। एज एन ऑडिटर ऑफ अ बैंक, स्पेसिफाई वेरियस peculiarities which may necessitate special audit consideration to be taken care by you। यानी बैंक का ऑडिट एक नॉर्मल एंटिटी का ऑडिट नहीं है। तो ऐसी क्या खास बातें हैं जो इस ऑडिट को आपको खास बनाती हैं? सर ऐसा है कि बैंक के ऑडिट की अपनी रिस्क है। बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और एक नॉर्मल एंटिटी के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा अंतर यह है कि बैंक में ट्रांजैक्शन दूसरों के पैसों का होता है, जबकि हम बाकी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें उसी ऑर्गेनाइजेशन के पैसों के ट्रांजैक्शन की बात कर रहे होते हैं। बैंक्स आर कस्टोडियन बॉस, बैंक के पास मेरा और आपका पैसा है। तो बैंक के ट्रांजैक्शन में एक स्पेशल फीचर सबसे पहला तो यही आ जाता है कि रिस्क एसोसिएटेड है, बहुत बड़ी वाली। वो इसलिए बिकॉज वी आर कस्टोडियन, हम लोग कस्टोडियन है दूसरों के पैसे के। और दूसरों के पैसे के कस्टोडियन होने के नाते ट्रांजैक्शन के अंदर रिस्क बढ़ जाती है। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने आपके साथ ट्रांजैक्शन किया, उस व्यक्ति की केवाईसी से लेकर उसके अकाउंट तक का सारा काम आपको देखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात आती है कि नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन अंडरटेकन जो है ना, वो बड़ी अलग टाइप की रिस्क है। उसके बाद ट्रांजैक्शन होते हैं वहां तक तो ठीक है। एक आदमी दूसरे आदमी को पैसे देता है, बैंक क्या कर रही है? दूसरों के बिहाफ पे कैश कलेक्ट कर रही है, दूसरों के बिहाफ पे कैश पे कर रही है। बैंक का काम मीडिएशन का हो रहा है, बैंक का काम एक एजेंट का हो रहा है। बैंक एक ही काम कर रही है, आपके लिए कलेक्टिंग एजेंट और आप ही के लिए पेइंग एजेंट। तो पेमेंट एजेंट और कलेक्टिंग एजेंट का काम आसान नहीं होता। सही हाथों से पैसा आए और सही हाथों में पैसा जाए, ये अपने आप में एक बड़ी रिस्क हो जाती है, क्योंकि 2 ऐसे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना पड़ते हैं जिसमें ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एक नॉर्मल एंटिटी जब ट्रांजैक्शन करती है तो उसके खुद के डिस्क्रिप्शन पे करती है। बैंक के तो सारे ट्रांजैक्शन दूसरों के इंस्ट्रक्शन पे होते हैं। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया उसको पे कर दो, उसने इंस्ट्रक्शन दिया मुझे पे कर दो, यही हो रहा है और क्या हो रहा है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बड़ा डिफरेंट है, इसलिए उसकी रिस्क बड़ी डिफरेंट है। दूसरी बात, 1-2 ट्रांजैक्शन हो तो समझ में आता है। दिन भर में आपके पास हजारों लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन अपने आप में सिग्निफिकेंट रिस्क राइज कर देती है कि भाई बैंक ऑडिट को जरा ध्यान से रखना।
तीसरी बात, extensive dependence on information technology. In core banking system, everything is there on computers. A single wrong click is risky. तो जब एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन आईटी प्रोसेस हो जाती है तो ऑडिटर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी रिस्क दिखती है। आप देखो, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की रिस्क है ही, हम एजेंट है, स्केल ऑफ ऑपरेशन की रिस्क है ही, ऊपर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिस्क भी आ गई, और उसके बाद हेवी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कि साला गलती हो जाए तो नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है बैंक में कि जिसकी कोई हद नहीं। एक बार गलती से चेक तो डिसऑनर हो जाए, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बैंक की 12 बज जाएगी। एक बार गलती से जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचानी थी वो हम नहीं पहुंचा पाए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हमारी 12 बजा देगा। एक बार टाइम पे रिटर्न तो ना जाए, आरबीआई हमारी 12 बजा देगी। इंटरेस्ट रेट में जरा सी गड़बड़ तो हो जाए नोटिफाइड रेट से, सीरियस वायलेशन। तो हेवी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है सर बैंक पे, तो बैंक की रिस्क वहां भी बढ़ जाती है। अब कोई बोलता सर ये क्वेश्चन आ गया कि बैंक में रिस्क बहुत है तो मैं तो लिख के ही नहीं आया। रब पगले, जब अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑफ द एंटिटी कर रहे हो तो तुमको सब दिख ही रहा है ना सामने सामने। नेचर ऑफ रिस्क क्या है? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एक रिस्क दे रहा है, स्केल ऑफ ऑपरेशन दूसरे रिस्क दे रहा है, हेवी डिपेंडेंस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तीसरी रिस्क दे रहा है, स्टेट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चौथी रिस्क दे रहा है, और इतनी स्कीमें, इतने प्रोडक्ट, इतनी प्रैक्टिसेस, रोज नई। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन ले लो, इमीडिएटली क्रॉप लोन ले लो, इतने लोगों के अकाउंट बैलेंस में अगर इतनी रेगुलरिटी रही है तो इनको ये ऑफर दे दो कि तुम अनसिक्योर्ड लोन ऑन अप्रूवल विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आपको अवेलेबल है। रोज तो अपने बैंक के ऐप पे जानकारियां आ रही हैं। तो इतना कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है नए नए प्रोडक्ट का, नई नई सर्विसेज का बैंक्स में, कि वो भी अपने आप में रिस्क हो जाता है कि यार किसानों के लिए नई स्कीम लेके आ गए, छोटे व्यापारियों के लिए नई स्कीम लेके आ गए, ऊपर से गवर्नमेंट ने स्कीम लाद दी कि ये स्कीम लगाओ। तो ये सब चीजें बैंक के अंदर क्रिएट कर रही हैं एक एनवायरनमेंट जो रिस्की हो रहा है। इसलिए हमारे लिए भी बड़ा स्पेशल हो जाता है बैंक के अंदर जब हम ऑडिट करते हैं। तो ऊपर से साला तुम नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ले आए। अरे कोर बैंकिंग था, वहां तक तो ठीक था कि भाई आपके इंटरनल इंटरफेस आपस में कनेक्टेड थे। अब तो बाहर वाले भी उनके मोबाइल को, उनके कंप्यूटर्स को आपने अपने सिस्टम से जोड़ दिया और एक्सपोज कर दिया। यानी अब तक तो चलो कोर बैंकिंग था तो भाई ठीक था, आपकी ब्रांचेस आपस में जुड़ी हुई हैं, आपके दूसरी बैंक्स आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये तो गजब ही हो गया, ग्राहकों को भी आपने जोड़ लिया। तो अब इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद बैंक ब्रांच ऑडिटर और सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है उन्हें डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या प्रोडक्ट बेच रही है। SCS नहीं है वो, दैट इज सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, CSA, ब्रांच ऑडिटर एंड सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, CSA। स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स भी बोल सकते हैं और सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स भी बोल सकते हैं। उनको डिटेल्ड नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट ऑफर का, रिस्क एसोसिएटेड विद देम का। उसके बाद उनको अपने प्लान में एड्रेस करना पड़ेगा कि इस रिस्क के अगेंस्ट में इन्होंने क्या
कंट्रोल लगा रखे हैं, फिर उन कंट्रोल को इवेल्युएट करना पड़ेगा, फिर उन कंट्रोल को इवेल्युएट करने के बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को लोअर साइड पे जा रही है कि नहीं जा रही है ये देखना पड़ेगा। भाई ये तो ऐसे 315 लग गया सीधा सीधा। हाँ तो वही तो लगाने का बोला है उसने, कौन सी नई बात बोल दी आपको। There's nothing said apart from 315। अगर मैं ये बोलूं कि ये क्वेश्चन क्या था, तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड ऑन ऑर्डरिंग 315 का बैंक के ऊपर एप्लीकेशन था, जो आप जनरल पार्लेंस में भी लिख सकते थे। चलो ये आपका पढ़ा हुआ नहीं था, पर बैंक तो आपकी देखी हुई है। कोई आपसे कहे यार बैंक ऑडिट में रिस्क ज्यादा है यार, क्यों ज्यादा है बताओगे, तो आप जो लिस्ट बनाओगे वो यही तो बनेगी। अब कल से क्वेश्चन ट्विस्ट हो क्या आ गया, ऑडिटर फील्स मोर रिस्की व्हाइल ही इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ बैंक, तो क्या हाथ ऊंचे करके बाहर आ जाएंगे, बोले भाई साहब हमको तो मालूम नहीं आ रहा, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। सर ये क्वेश्चन ट्विस्ट हो क्या जाएगा, एज इट इज कि बैंक ऑडिट में रिस्क बहुत है, फिर आ जाएगा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैंक ऑडिट बताओ, फिर आ जाएगा बैंक ऑडिट इज अ वेरी स्पेसिफिक ऑडिट एंड इट हैज डिस्टिंग्विश इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर फाइनेंशियल ऑडिट्स, एक्सप्लेन। क्या करोगे, सबका आंसर एक ही है यार। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने बैंक ऑडिट पे कि भाई ऐसा है कि बैंकों का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बैंक में होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आपने जितनी रिस्क देखी ना मेरे दोस्त, उन सबका इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। वो सब जो देखी वो आपने इनहेरेंट रिस्क देखी, नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हुए जो रिस्क लग रही वो। तो अब उन रिस्क्स को क्या कर रहे हैं अपन, मिटिगेट कर रहे हैं। तो उन रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए अपने को क्या करना है, तो सर उन रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू नाउ, उन रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए आपको कंट्रोल्स लगाने हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बैंक में होना जरूरी है, एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, तो अपने को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में कोई लिख के आने वाला नहीं। ये तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आया है। देखा जाए तो ये कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनता है, ये मॉड्यूल में कहीं एक टॉपिक दिया हुआ है तो वो टॉपिक उठा के डाल दिया। इस टॉपिक से नॉलेज एनहांसमेंट नहीं हो रहा है, ये टॉपिक तो जनरल लेख है, एक आर्टिकल है। देखो सेल ऑफ एनपीए में नॉलेज एनहांसमेंट हो रहा था कि भाई 2 साल एज होनी चाहिए, कैश में ही बेच सकते हो, तो रूल्स थे, रेगुलेशन थे, टेस्ट ऑफ रेगुलेशंस थे। इसमें क्या टेस्ट ऑफ रेगुलेशन, ये चैप्टर क्या काम का है। अब ये चैप्टर जिसमें आप बोल रहे हो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंक, तो इसमें ऑडिटर क्या करेगा, बोले ऑडिटर देखेगा कि मैनेजमेंट ने सिस्टम डेवलप करके रखा है बैंक में कि नहीं, रिस्क मैनेजमेंट है कि नहीं, इसलिए उसको नॉलेज होना चाहिए। हाँ तो दे दो नॉलेज, क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है। अब सबको मालूम है कि मैनेजमेंट डेवलप करता है कंट्रोल को, और जब कंट्रोल को डेवलप करता है तो ये देखता है कि कहां कहां रिस्क है, कौन कौन सी बिजनेस रिस्क हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल रिस्क हैं, कौन कौन सी ऑपरेटिंग रिस्क हैं, और फिर इन रिस्क को बैलेंस करने के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है। देयर आर वेरियस रिस्क्स इन अ बिजनेस। फाइनेंशियल रिस्क अपनी जगह है, ऑपरेशनल रिस्क अपनी जगह है, बिजनेस रिस्क ओवरऑल वो तो है ही। तो इन वेरियस रिस्क्स के बीच में बैलेंस बना करके एक सिस्टम डेवलप करने को ही आप क्या कहते हो, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या बैंकों में ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी है, भयंकर जरूरी। सबसे पहला तो प्रॉब्लम आपका है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऊपर बैठे हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस,
तो जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हैं वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ही जिम्मेदार हैं। वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ही क्या है? दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? Those charged with governance are responsible, and they are responsible for what? Designing, maintaining and implementing the system of internal control. सर, इंटरनल कंट्रोल के डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है? तो सर, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस की। इसलिए लिखा ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस approves written risk management policy. The policy should be consistent with bank's business objective and strategies, capital strength, management expertise, regulatory requirement and types of amount of risk it regards as acceptable. 1 मिनट रुकना जरा, 2 मिनट। ये आप लोगों को किसने बताया कि भाई ये रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को ही करना है? ऐसे 315 ने। अच्छा, और ऐसे 315 ने आपको ये भी बताया कि मैनेजमेंट जो इंटरनल कंट्रोल लगाता है, मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम करता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स व्हाट? योर इंटरनल कंट्रोल। तो आप जो इंटरनल कंट्रोल लगाते हो वो क्या देखते हुए लगाते हो? भाई अपनी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अपनी एंटिटी आज से 5 साल बाद कहां तक जाना चाहती है, अपनी कैपिटल स्ट्रेंथ क्या है, अपनी मैनेजमेंट में लोग कैसे हैं। अरे यार, लोग अगर कमजोर हुए, कम स्किल वाले हुए तो मुझे और ज्यादा कंट्रोल लगाना पड़ेंगे, और ज्यादा प्रोसीजर्स बतानी पड़ेंगे, और अगर एक्सपर्टाइज हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है मेरे ऊपर, उस पर डिजाइन होगा मेरा इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करने के लिए मेरे को एंटिटी का ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, एंटिटी की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, एंटिटी की वीकनेस देखनी पड़ेगी, सब देखना पड़ेगा। और ये बात आपको ऐसे 315 बता चुका है कि खाली डिजाइनिंग से काम नहीं चलेगा। तुमने इंटरनल कंट्रोल डिजाइन तो कर दिया, उसको मेंटेन कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा? तो अब आपके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का दूसरा पार्ट होगा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग द रिस्क, कि हमने जो कंट्रोल बनाया उससे रिस्क मिटिगेट हो भी रही है कि नहीं। और अगर कोई रिस्क एकदम से नई पैदा हो गई है तो फिर जरा अपन वापस से डिजाइनिंग करें, अमेंडमेंट करें, कुछ करें। देखो, कंसिस्टेंटली आपको पहली बात तो आप अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी के ऑब्जेक्टिव, एंटिटी की स्ट्रेटेजी, एंटिटी की मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, एंटिटी की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इन सबको लेकर पहले बनाओ एक सिस्टम। उस सिस्टम से जितनी रिस्क एड्रेस हो चुकी हैं वो तो होने दो, साथ में आइडेंटिफाई करते जाओ कि अब कोई नई रिस्क तो नहीं आई है जिनको इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड करना है। दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क के बाद हमने जो रिस्क कंट्रोल किए हैं वो रिस्क वाकई में कंट्रोल हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो मुझे एक एप्रोप्रिएट कंट्रोल टू मैनेज द रिस्क निकालना पड़ेगा। यानी मैं इंटरनल ऑडिटर को रख लूंगा, इंटरनल चेक सिस्टम डेवलप कर दूंगा, इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करूंगा, अप्रूवल, वेरिफिकेशन, पासवर्ड, लॉगिन, एडिट लॉगिन, व्यूइंग राइट्स, लिमिट सेट करना, ऑथोराइजेशन करना, अप्रूवल करना, फिजिकल कस्टडी रखना असेट की, ये सारे सिस्टम डेवलप करूंगा। एक मिनट, हम कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हम। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है, उसके हिसाब से हमें एक प्रोसेस डेवलप करनी है। ठीक है, क्या प्रोसेस से क्या करोगे आप? प्रोसेस से हम प्रोसेस से कंट्रोल करेंगे रिस्क को।
कौन सी रिस्क, ये जो आपने आइडेंटिफाई कर ली यही नहीं, हम तो लगातार आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी रिस्क हमारे ऊपर है। अच्छा, तो आपने ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई कर ली, नीचे और आप रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके बाद उनको क्या कर रहे हो? बोले सर उनको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हो? बोले सर कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंट लगा रहे हैं। कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंट क्या लगा रहे हो? बोले सर इंटरनल चेक लगा रहे हैं। अथॉरिटी, किसी के भी पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं हो जाए, रिस्की मामले जाए, वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर दिए, कैशियर और कैश बुक साथ में नहीं, डीडी की स्टेशनरी और कैशियर साथ में नहीं बैठे, चेकबुकें कैशियर के हाथ में नहीं। ये क्या है? कंट्रोल से। इनसे क्या होगा? फ्रॉड होने से रुकेगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर रहे हैं, अथॉरिटी बांट रहे हैं, जिनको कुछ लोगों को सिर्फ लॉगिन में व्यूइंग राइट्स है, एडिटिंग राइट्स ही नहीं दिए, कुछ लोगों को एडिटिंग राइट्स है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को सबके पास राइट है, कुछ ऐसे लॉगिन है जिनमें 2 पासवर्ड से खुलेगा कंप्यूटर, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें मास्टर डेटा है, वो मास्टर डेटा 3 लोगों का ऑथोराइजेशन से खुलेगा। तो सर ये कंट्रोल एक्टिविटीज हैं जो हमने लगाई हैं। अच्छा, गुड। यानी पहले आपने रिस्क कौन कितनी है पहले वो देखा, बिजनेस असेस किया, उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे। हाँ, फिर बार बार आइडेंटिफाई करोगे कि रिस्क में कुछ अपडेट हुए क्या। हाँ, उसके बाद कंट्रोल डेवलप करोगे सारे जी। फिर ये कंट्रोल डेवलप करके छोड़ दोगे कि इनको मॉनिटर करोगे कि कंट्रोल सही चल रहे कि नहीं चल रहे। अरे बोले कॉन्करेंट ऑडिटर रखूंगा, इंटरनल ऑडिटर रखूंगा, ऑडिटर रखूंगा, रेगुलरली रिस्क ऑडिट करवाऊंगा मैं अपनी एंटिटी का। करवाओ, अच्छा है, मॉनिटर करो एक्टिविटी, मेजर करो, बार बार रिस्क को असेस करो, अपडेट करो, करते रहो। पर इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि चाहे ये ऊपर के चारों डिसीजन लेना है आपको कि भाई हमारे ऊपर रिस्क कितनी है, नई रिस्क कौन सी आई, हमने जो कंट्रोल डेवलप करना थे वो कर लिए कि नहीं, उसके बाद हमने जो कंट्रोल डेवलप किए वो ढंग से चल रहे कि नहीं। इन चारों को तभी अचीव कर सकते हो जब तुम्हारे पास रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, क्योंकि अगर रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है तो बाकी 4 का कोई काम नहीं है, बाकी चारों का कोई मीनिंग ही नहीं है। सर मैंने तो रिस्क असेस कर लिया, मैं रिस्क मैनेज कर लूंगा। भाई तूने रिस्क जो असेस किए वो जिस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे किए वो रिलायबल है? तुम जो कंट्रोल एक्टिविटी लगा रहे हो उससे कोई रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है? तुम एक्टिविटी मॉनिटर कर रहे हो, तुम्हारे पास रिलायबल इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो तुम कैसे बात करोगे? जितने मैनेजमेंट के डिसीजन होंगे दे ऑल विल बी ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन, और रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ही पूरा बैंक टिका है। फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और कंप्लायंस इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे मिलती जाएंगी तो दोस्त शायद विद गवर्नेंस प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन सदियों में एक बार आते हैं, ये आपको प्रूव हो चुका है कि पिछले 20 एग्जाम के पेपर्स में ये एकमात्र क्वेश्चन आया जो बड़ा आड़ा टेढ़ा था और कोई लिख के भी नहीं आ पाया। तो जब कोई क्वेश्चन कोई भी लिख के नहीं आ पाता है तो समझ लीजिए कि सबको नंबर मिलते हैं। तो वहां ऐसे क्वेश्चन का टेंशन पालने की जरूरत अपने को कतई नहीं है कि यार अरे यार ये क्वेश्चन आया अब क्या करें यार, ऐसे क्वेश्चंस का तो टेंशन ही नहीं पालना। तो मेरे दोस्त यहां जाकर के बैंक ऑडिट का 2 टॉपिक जो अपने बच गए थे, 3 टॉपिक जो अपने बच गए थे, एक सेल एंड परचेस ऑफ एनपीए, एक सिग्निफिकेंट दूसरा सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बैंक ऑडिट की वो, और एक जिसमें रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पे क्वेश्चन आया था, ये हमने कवर कर लिए। यहां जाके खत्म होता है आपका बैंक ऑडिट। तो बैंक ऑडिट में प्रूव अपन ने पहले ही कर लिया था कि बैंक ऑडिट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं वो कहां से आए हैं। तो बैंक ऑडिट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो अपने पास आए दे वर ऑल केम फ्रॉम एडवांसेस, मैक्सिमम एडवांसेस
दूसरा, अच्छा, सेल एंड परचेस ऑफ एनपीबी एडवांसेस में, तो आप ये 3 और जोड़ लो, तो मतलब 20 एग्जाम में से 14-15 एग्जाम में तो एनपीए ही आए ना, 14-15 एग्जाम में तो एडवांसेस ही आए, 5 एग्जाम में से भी ये 3 तो ऊटपटांगी क्वेश्चन थे, बाकी बचे 2 कॉन्करेंट ऑडिट के, खत्म। अब आप पढ़ रहे हो मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल के अंदर आप जो है जमाने भर का दिमाग लगा रहे हो, और एग्जाम टाइम पे आप क्या नहीं, मॉड्यूल पढ़ना चाहिए, लेकिन एग्जाम टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए या कल तो होना चाहिए ना यार। एग्जाम टाइम पे मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के रिस्क के एक्सपोजर की टाइमलाइन याद कर रहा हूं, रिस्क वेटेज याद कर रहा हूं, जो मैंने जो दिए हैं कहा मॉड्यूल में। अरे बावले, पहले देख तो ले कि तेरे से कैलकुलेट करवाया क्या आज तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और मैं उसके अपडेशन पे जा रहा हूं कि आजकल इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं बोलते, हैं? तो यार बॉस, थोड़ा आराम से इजी होके पढ़ाई करो, इतना टेंशन लेके पढ़ाई मत करो, हैं? बैंक ऑडिट में अपडेशन आ गए, क्या अपडेशन आ गए बैंक ऑडिट में? स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस असेट हो कि वही पिछले 20 अटेम्प्ट में क्वेश्चन भी वही पूछ रहा हूं, तो अब आपको और क्या चाहिए सर? दैट्स ऑल अबाउट बैंक ऑडिट। चलिए, बैंक ऑडिट के बाद अगला क्वेश्चन आया इंश्योरेंस ऑडिट। नवनीत भाई, आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप ऐप डाउनलोड करो तो आपको ये सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी ऐप में। नाउ, इंश्योरेंस ऑडिट, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस की ध्यान देने लायक बात इस चैप्टर में यह है मेरे दोस्त कि लाइफ इंश्योरेंस ओल्ड कोर्स में नहीं था। लाइफ इंश्योरेंस वाला पोर्शन ओल्ड कोर्स में नहीं था, इसलिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पिछले 20 अटेम्प्ट के मिल रहे हैं वो जनरल इंश्योरेंस के मिल रहे हैं। पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि लाइफ इंश्योरेंस पूछा ही नहीं जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कई बार पूछा जाता है, लॉट मेनी टाइम्स लाइफ इंश्योरेंस इज बीइंग आस्क्ड। कई बार लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पूछा जाता है, सो मेनी टाइम्स। दे मे आस्क यू मेनी अ टाइम्स सम टॉपिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो मैंने जो आपको डिटेल क्लासरूम में, आपको मालूम है कि करीब करीब 1.5 से 2 घंटे हमने सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से डिस्कस किया और उसके बाद बाकी का इंश्योरेंस डिस्कस किया। तो वो जो 1-1.5 घंटा हमने लाइफ इंश्योरेंस डिस्कस किया है ड्यूरिंग दी आवर स्टडी, वो ऐसा मत सोचना कि वो नहीं आएगा। अब वो आएगा। अब अगले 10 साल का इतिहास जब लिखा जाएगा, ये तो पिछले 10 साल का इतिहास, अगले 10 साल का इतिहास जब लिखा जाएगा तब लाइफ इंश्योरेंस पे वाले क्वेश्चंस आपको कई बार पूछे जाते रहेंगे, आप ये ध्यान रखना ना। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी 4 से 6 नंबर का है और पिछली 20 एग्जाम में 19 बार आया है। और आप लोग अटके हुए हो, बोले अरे पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू नहीं पढ़ के गए तो साला फिर क्या पढ़ा? पहले देख तो ले कि वो पिछले 20 एग्जाम में से कितने एग्जाम में है। बाबू पहले वो पकड़ जो 20 में से 19 बार आया है, और एक इसका अगला टॉपिक जो डिस्कस करूंगा जो 20 एग्जाम में 25 बार पूछा गया होगा, टैक्स ऑडिट। यार अपन कैसे छोड़ सकते हैं ये चीजें? बैंक ऑडिट 6 नंबर का आ ही रहा है, इंश्योरेंस ऑडिट 6 नंबर का आ ही रहा है, और टैक्स ऑडिट 6 नंबर का ये आ रहा है। तो भैया ये 18 नंबर हमको 3 ही चैप्टर मिला के दे रहे हैं, तो हम इन 3 चैप्टर को तो घोट डाले ना साला कि कोई नंबर आ। और क्वेश्चन भी वही पूछ रहे। इंश्योरेंस ऑडिट में तो और इजी है, 4 टॉपिक के अलावा उसके 5वां टॉपिक ही नहीं है।
बता देना मेरे को, अगर आपको 4 टॉपिक के अलावा 5वां टॉपिक मिल जाए इंश्योरेंस में तो। और बड़े अजीब तरीके से रिपीटेशन। आइए, इस क्वेश्चन को तो पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न सब दे देना चाहिए इंस्टीट्यूट के एग्जाम का, क्योंकि इसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे। सन 2008 से लेके 2019 तक की 22 एग्जाम में, 20-22 एग्जाम में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आया है, मैक्सिमम टाइम आया है सर, मैक्सिमम टाइम। क्या लिख रहे? स्टेट ऑडिट प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एजेंट बैलेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एजेंट बैलेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग प्रीमियम का मतलब क्या सर? आउटस्टैंडिंग प्रीमियम देखना क्यों जरूरी है सर? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि अगर कोई रिस्क एक इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है तो वो रिस्क को तभी कवर माना जाएगा जब उस पर प्रीमियम रिसीव होगी। नो प्रीमियम नो रिस्क कवर, ये उनका मूल मंत्र है, लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस। नो प्रीमियम नो रिस्क कवर। अब ऐसे में आउटस्टैंडिंग प्रीमियम हो जाती है, और आपको ये मालूम है कि प्रीमियम और एजेंट बैलेंसेस, इन दोनों का भी कनेक्शन है, क्योंकि एजेंट्स आर गेटिंग कमीशन ओनली आउट ऑफ प्रीमियम। तो अगर प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है तो उनका एजेंट बैलेंसेस भी गड़बड़ा नहीं, तो इसलिए वो बार बार लिखते हैं प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम में एजेंट बैलेंस, जबकि पूरे आंसर में आपको एजेंट बैलेंस पे कोई कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एजेंट बैलेंस तो ऑटोमेटिक फिगर है जो कहां से जनरेट होगा, प्रीमियम इनकम से। स्क्रूटनाइज करो और रिव्यू करो कंट्रोल अकाउंट्स, डेबिट बैलेंसेस एंड देयर नेचर शुड बी इंक्वायर्ड इनटू। आप कंट्रोल अकाउंट्स देखो, जितने भी क्लाइंट्स आपके पार्टी लेजर हैं, जितने भी इंश्योर्ड हैं, उन इंश्योर्ड का डेबिट बैलेंस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी भी इंश्योर्ड का डेबिट बैलेंस आना इस बात की निशानी है कि अपने को उससे पैसा लेना है। तो कंट्रोल लेजर में अगर आपको किसी भी क्लाइंट का डेबिट बैलेंस मिलता है मेरे दोस्त, तो ये मान लेना कि आपकी प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ? व्हाट वाज द ट्रीटमेंट ऑफ द ओल्ड बैलेंस? अगर ओल्ड बैलेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है तो पॉलिसी लैप्स कर दो और उसको इंश्योर्ड कैटेगरी से बाहर कर दो और लैप्स पॉलिसी में डाल दो। जब वो रिन्यू करवाना है पॉलिसी, तब उसको उठा के रिन्यूअल पॉलिसी में डालना। रिन्यू करना पॉलिसी को मैंने बताया था जब अपन ने डिटेल लेक्चर लिए थे। ऑपरेटिव बैलेंसेस जो हैं, एग्जामिन करो ऑपरेटिव बैलेंसेस और ट्रीटमेंट गिवन टू ओल्ड बैलेंसेस। भाई जो ऑपरेटिव बैलेंसेस मतलब जो पॉलिसीज ऑपरेशन में हैं और जिन पॉलिसी को लैप्स कर दिया है, आप जरा ध्यान रखो कि जिन पॉलिसीज पे प्रीमियम नहीं आई है उनकी कंटिन्यूएंस लैप्स कर दी गई हैं और उनसे बोला गया, उनको नोटिस भेजा गया कि जल्दी से आप ये पेमेंट भेजे तो ये पॉलिसी रीएक्टिवेट होगी। फिर जब तक रीएक्टिवेट नहीं होगी तब तक वो लैप्स पॉलिसीज में पड़ी रहेंगी, अगर ओल्ड बैलेंसेस का पेमेंट नहीं हुआ है तो। ओके, ओल्ड बैलेंसेस, सामने वाले ने कहा सर आप तो एक काम करो, लैप्स ही कर दो पॉलिसी, मेरे को तो रिफंड दे दो। आज तक मैंने जितना आपके पैसा दिया, जो भी आपको काटना कूटना है वो काट लो और मेरे को मेरा पैसा वापस कर दो, रिटर्न कर दो।
तो ठीक है। रिटर्न किया अगर मैंने ओल्ड बैलेंसेस, तो मैं उसको भी देखूंगा कि क्यों रिटर्न की है, क्या कारण था रिटर्न करने का। कई पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि जो लैप्स होने के बाद आपने आज तक जितनी प्रीमियम दी वो भी खत्म, तो वो देखना पड़ेगी नेचर ऑफ पॉलिसीज क्या थी। अब कुछ डेबिट बैलेंसेस होंगे, तो जो भी डेबिट बैलेंसेस हैं, उन डेबिट बैलेंसेस में से आने वाले भी हैं कि नहीं आने वाले हैं, पहले तो ये देख लो। कई बार क्या होगा, एक छोटा सा इवेंट है, उस इवेंट के लिए सामने वाले ने इंश्योरेंस किया, इंश्योरेंस करने के बाद वो इवेंट हो भी गया और उसने जो चेक दिया था वो चेक जो है वो किसी कारण से रिटर्न हो गया था, तो हमने उससे कहा था कि भाई अब आप कैश में पैसे जमा करो। यूजुअली आप देखना कभी भी LIC में या GIC में कहीं भी आप जाते हो, अगर आपका चेक रिटर्न हो जाता है सिग्नेचर डिफरेंस या डेट के डिफरेंस से, तो सामने वाला बोलता है कि अब दूसरा चेक नहीं लूंगा, कैश ही चाहिए। अब साला वो क्या है, वो इवेंट तो हो गया, इवेंट की रिस्क भी कवर हो गई, वो इवेंट का चेक जो आया था वो निकल गया। अब अगर वो इवेंट में कुछ हुआ होता तो हम उसको पैसे नहीं देते, पर अब वो इवेंट हो गया बिना किसी बाधा के, तो यार जो हमने रिस्क कवर की थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसका पैसा तो चाहिए। देता हो तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डाले, कुछ बनाए, दैट इज रिक्वायर्ड। कॉर्पोरेट से इंश्योरेंस के पैसे आते रहते हैं, कवर भी होते रहते हैं, रिस्क कवर भी होती रहती है, तो कंसिस्टेंटली चलता है। तो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम जो है उनका एज वाइज और सेक्टर वाइज भी अपन क्या कर लें, इंश्योरेंस कोई सिर्फ कॉर्पोरेट कराते हैं वो जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट भी इंश्योरेंस कराती, प्रीमियम ही नहीं दे रही, बैंक के इंश्योरेंस करा रही, प्रीमियम नहीं दे रही। हमने उनका इंश्योरेंस सबका कर रखा है, लेकिन यार गवर्नमेंट से पैसा लेना है, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेना है, बैंक से पैसा लेना है, कॉर्पोरेशन से पैसा लेना है, कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से उनसे पैसा लेना है, क्योंकि उनकी सबकी रिस्क कवर कर रखी है हमने, दे ही नहीं रहे। वी हैव टू चेक द एज वाइज, सेक्टर वाइज कि गवर्नमेंट सेक्टर के कितने बचे पैसे, प्राइवेट सेक्टर के कितने बचे, कितने दिन के पैसे आने बाकी हैं। पर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम आखिरी में कलेक्ट होना जरूरी है, ये ध्यान रखें। और एक बात, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो बोलते हैं कि सर आप प्रीमियम अभी मत लो, आप हमसे प्रीमियम लोगे 12-15 लाख रुपए की, वो 12-15 लाख से हमारी लिक्विडिटी गड़बड़ हो जाएगी, आप हमारी रिस्क कवर कर दो, हम आपको बैंक गारंटी देते हैं या हम टर्म डिपॉजिट या कुछ आपके साथ रख देते हैं, LIC के अंदर डिपॉजिट रख देते हैं, उस डिपॉजिट पे हमको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और हमारी रिस्क भी कवर रहेगी, लिक्विडिटी भी हमारी मेंटेन रहेगी। आप अपनी आउटस्टैंडिंग प्रीमियम में दिखाते रहो, एक प्रीमियम आउटस्टैंडिंग रखना, उसके बराबर की बैंक गारंटी हम आपको दे रहे हैं ताकि हमारी लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो देख लो कि बैंक गारंटी दी है या प्रीमियम डिपॉजिट या कोई डिपॉजिट कर रखा है जिसके अगेंस्ट में आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है, तो चलेगा, कहीं नहीं जाएगी। तो सर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम में हमें यह देखना है कि पहली बात ओपनिंग, अपन सिस्टमेटिक लिखेंगे, ओपनिंग लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीमियम क्या रही ड्यूरिंग द ईयर, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रीमियम थी वो रिसीव हो गई, क्लोज ऑफ द ईयर में जितनी आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है वो देखेंगे। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अगर है तो उसको, उसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो उसका प्रोविजन बना दिया जाए या फिर उन पॉलिसीज को जो ऑपरेटिव, जो नॉन ऑपरेटिव हो चुके हैं उन्हें लैप्स कर दिया जाए। उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ आउटस्टैंडिंग है जिनके अगेंस्ट में प्रोविजन बनाना है, क्या कुछ आउटस्टैंडिंग है जिनको एज वाइज अलग करना है, सेक्शन वाइज अलग करना है, सेक्टर वाइज अलग करना है, और आखिरी में हमको ये देखना है कि भाई
एडिक्वेट बैंक गारंटी या प्रीमियम डिपॉजिट टाइप की चीज है क्या? अगर है तो देर इज नो हार्म इन इट, वो हम देख लेंगे। अब आप देखो, ये एजेंट बैलेंसेस एक बार आया है ना, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। अब ये क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग प्रीमियम का फिर आया दूसरी बार, फिर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम का तीसरी बार क्वेश्चन आया, फिर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम का तीन बार तो पहले ही आ गया, शायद एक आध बार और आया था, नहीं तो तीन बार 19 क्वेश्चन में से तीन बार तो यही क्वेश्चन आया कि एजेंट बैलेंसेस का क्या क्या, व्हाट टू डू अबाउट एजेंट बैलेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। तीन बार तो यही क्वेश्चन। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि क्लेम्स पेड। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आता है, वो आता है वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स जो आपने पे किए। ये देखो आप, वेरिफिकेशन आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंड एजेंट बैलेंसेस फिर आया था, मैं बोला ना एक बार और आया था, 4 बार आ चुका है। 4 टाइम्स दे आस्क्ड। अब जो मैं आपसे बोल रहा हूं वो आपको कह रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन जो वो पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि भाई क्लेम्स जो हैं, क्लेम रिलेटेड लाइबिलिटीज और क्लेम रिलेटेड एक्सपेंसेस, इनको ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा। क्लेम्स पेड पर मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी स्लाइड को एक बार पढ़िए, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूं। मैं इस स्लाइड को पूरे स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं। पहले आपको फर्स्ट हाफ बताऊंगा, उसके बाद आप दूसरा हाफ देखना।
पढ़ा, रटना नहीं है इसको, अभी लॉजिकली समझ लेंगे। ऐसा है, यू आर ऑडिटर ऑफ गुडलक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यू वांट टू इंश्योर दैट देयर एग्जिस्ट गुड सिस्टम that effectively serves the requirement of true and fair accounting of claim related expenses and liabilities. अब ये आंसर इन लोगों ने इतने इरेटिक मैनर में लिखा कि मैं क्या बताऊं। मतलब इनको जो जो याद आता गया ये वो करते गए। भाई क्लेम रिलेटेड एक्सपेंसेस को सिस्टमैटिकली चालू करो। सबसे पहले मैं लिस्ट उठाऊंगा आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और उसे वेरीफाई करूंगा कि ड्यूरिंग द ईयर जो क्लेम पे किए गए हैं वो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स के प्रोविजन के अगेंस्ट में किए गए, इस साल के क्लेम में ऐड नहीं हो गया हूं। ये यहां सबसे पहली बात आएगी। सबसे पहले लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग क्लेम्स की लिस्ट ली जाएगी, उनमें से कितने क्लेम इस बार सेटल किए वो लिए जाएंगे और जो सेटल्ड क्लेम होंगे वो लास्ट ईयर के प्रोविजन के अगेंस्ट में सेटल हुए होंगे। ये बात ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, इस ईयर के एंड पर कितने क्लेम जो हैं वो इंटीमेटेड हो गए हैं। अच्छा, क्लेम की 3 स्टेज होती है कि साहब अभी इंटीमेशन हुआ है, सर्वेयर अपॉइंट नहीं हुआ। सर इंटीमेशन भी हो गया, सर्वेयर अपॉइंट हो गया, लॉस का असेसमेंट भी हो गया, और सर क्लेम सैंक्शन हो गया, खाली पे करना है। तो जो सैंक्शन हो गया है, पे करना, वो तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। जो सर्वेयर ने सर्वे करके लॉस असेस करके बता दिया वो आपका एस्टिमेटेड प्रोविजन बन जाना चाहिए। और जो अभी सिर्फ क्लेम क्या हुआ है, लॉज ही हुआ है, इंटीमेशन ही आई है, उसे आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखाओ। तो 3 स्टेज होंगे आपकी क्लेम की, या तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखेगा, या तो प्रोविजन दिखेगा, या तो आउटस्टैंडिंग दिखेगा। 3 के अलावा चौथा नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, तो अब तीनों चेक कर लेते हैं। पिछले ईयर के एंड पर जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शो हुए थे, क्या वो इस बार पे हुए हैं या प्रोविजन बन के आए हैं? पिछले ईयर एंड पर जो प्रोविजन बने थे, क्या उनका पेमेंट हो गया है? पिछले ईयर पर जो आउटस्टैंडिंग थे, क्या उनका पेमेंट हो गया है? इस साल जिनका इंटीमेशन आया, क्या वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में चले गए? इस साल जिनका सर्वेयर हो गया और सर्वेयर की रिपोर्ट आ गई है, क्या उनका प्रोविजन बनाया? प्रोविजन बनाते समय यह ध्यान रखा कि नहीं रखा कि जो सॉल्वेज वैल्यू आएगी उसको हटाना है? प्रोविजन बनाओगे तो जो सॉल्वेज वैल्यू या जो भी आएगी वो हटाओगे ही हटाओगे। कई क्लेम डिस्प्यूटेड होंगे जिसमें हम कोर्ट में चले गए होंगे। कोर्ट में जब हम डिस्प्यूट पे जाते हैं तो कोर्ट को अगर हमारा पक्ष मजबूत लगता है और सामने वाले का पक्ष कमजोर लगता है तो सामने वाले पक्ष से हमारे फेवर में डिपॉजिट रखवा देते हैं कि आप इनको डिपॉजिट तो रख दो, अगर आपके फेवर में निर्णय हुआ तो इनसे पैसे वापस दिलवा देंगे। तो अब इंश्योरेंस कंपनी के पास डिपॉजिट भी होता है और आउटस्टैंडिंग क्लेम भी होता है, तो नेट ऑफ मत कर देना, अलग अलग दिखाइयो कि आउटस्टैंडिंग क्लेम अलग है और डिपॉजिट अलग है। अगर डिस्प्यूटेड क्लेम और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखाया है तो हम वकील से सबूत मांगेंगे कि भाई साहब कुछ हो तो बता दो। अब आप मेरे को बताओ कि इस पूरी रामायण को जो मैंने आपको बताई,
इन्होंने कैसे कैसे कहां कहां लिखा है, एक पॉइंट कहीं लिख रहे हैं, एक पॉइंट कहीं लिख रहे हैं। सबसे आखिरी में claims are provided for net of estimated salvage. How? No contingent liability is carried in respect of any claim intimated. क्लेम इंटीमेशन पे नहीं, क्लेम लॉजमेंट पर अपन क्या दिखाएंगे, लाइबिलिटी। क्लेम लॉज कर लिया क्या, हाँ, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इंटीमेटेड है वो भी लॉज भी नहीं हुए, दे विल नॉट बी शोन एज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। ठीक है। डिपॉजिट रखवा दिए कोर्ट ने, तो डिपॉजिट अलग रखना और प्रोविजन अलग बनाना। ठीक है। डिस्प्यूटेड है तो लीगल एडवाइस ले लेना जी। ठीक है। को इंश्योरेंस एग्रीमेंट को अभी मैं तो लाया ही नहीं हूं बीच में। प्रोविजन मेड इज नेट ऑफ पेमेंट मेड ऑन अकाउंट टू द पार्टीज वेन एवर द पेमेंट हैज बीन बुक्ड टू क्लेम। जब भी आपने पेमेंट किया है तो वो अकाउंट पे चेक से ही जाएगा। ठीक है। एवरेज पॉलिसी क्लॉज मैंने अभी नहीं बताया आपको, वो अभी रुक जाओ। लेजर में लार्ज आउटस्टैंडिंग क्लेम का क्या हुआ वो देखो। अमाउंट ऑफ प्रोविजन का साल में क्या हुआ वो देखो। कहीं प्रोविजन क्लेम से ज्यादा तो नहीं बना दिए, इंश्योर्ड अमाउंट से ज्यादा का प्रोविजन तो नहीं बना दिया, मतलब प्रोविजन देखने की बात कर रहे हैं। और प्रोविजन बनाया कि नहीं बनाया वो देख लो। और कुछ डिफॉल्ट प्रोविजन होते हैं अनएक्सपायर्ड रिस्क के, आजकल तो लगते नहीं है, पहले लगते थे। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व टाइप के कुछ डिफॉल्ट प्रोविजन होते थे, तो वो भी लगा लो। कुछ नहीं, आपको क्या लिख के आना है मैं बता रहा हूं। ओपनिंग लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम, ओपनिंग लिस्ट ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ओपनिंग लिस्ट ऑफ एस्टिमेटेड प्रोविजन ऑफ क्लेम, फिर क्लोजिंग लिस्ट ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, क्लोजिंग लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम, क्लोजिंग लिस्ट ऑफ प्रोविजन फॉर क्लेम, उसके बाद डिस्प्यूटेड क्लेम। तीन और तीन 6, एक डिस्प्यूटेड क्लेम 7। फिर प्रोविजन जो बनाना है उसके ऊपर 2 बातें बोल दो कि प्रोविजन एडिक्वेट अमाउंट का बना है कि नहीं, प्रोविजन कहीं पॉलिसी के इंश्योर्ड अमाउंट से ज्यादा का तो नहीं बन गया, प्रोविजन बनाते समय सॉल्वेज वैल्यू कम की गई कि नहीं की गई। 3 पॉइंट ये आ गए आपके, ये हो गए आपकी 10-11 पॉइंट। फिर पेमेंट, पेमेंट जो है अकाउंट पे चेक से गया कि नहीं गया। अब एक बार तो उन्होंने ये पूछा क्लेम रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज। एक बार पूछा कि क्लेम पेड का क्या करेंगे, कैसे आप क्लेम पेड को चेक करोगे। तो 1 मिनट, क्लेम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन अगली बार पूछ लिया कि ये बताओ कि क्लेम पेड को कैसे, क्लेम पेड पे ही कॉन्सेंट्रेट किया उन्होंने। बड़ा क्वेश्चन था। ये लीजिए, कैसे चेक करोगे क्लेम्स पेड को। तो क्लेम के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आप ले लो कि क्लेम्स पेड को आप कैसे चेक करोगे। अभी मैंने को इंश्योरेंस को छुआ नहीं है, री इंश्योरेंस को छुआ नहीं है, उनके 2-2 पॉइंट फ्री फोकट में डल जाएंगे किसी भी क्वेश्चन, अभी मैंने नहीं छुआ है ना। अब वो आपको बोल रहे हैं कि क्लेम पेड को वेरीफाई करो। देखो है ना, एक तो क्लेम लायबिलिटी असरटेन करना और प्रोविजन बनाने का एक क्वेश्चन है, और पे करने का दूसरा क्वेश्चन है। और एक बार उन्होंने क्लेम पेड और क्लेम सैंक्शनड और लॉजमेंट सारा पूछ लिया था, और वो था करीब 8 नंबर का क्वेश्चन। तो पहले आपको है ना क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि उसने यहां क्लेम पेड पूछा है,
और वहां क्या पूछा था? क्लेम की लाइबिलिटी, क्लेम के एक्सपेंसेस। यहां पूछा है क्लेम पेड पे क्या ध्यान रखना है। तो आप मेरे दोस्त अब पढ़ेंगे 2 मिनट के लिए क्लेम पेड, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जस्ट गो एंड रीड आउट द क्लेम पेड एंड डिफरेंशिएट कि क्लेम पेड किस तरीके से अलग है उस प्रीवियस क्वेश्चंस। ये समझ विकसित होना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कौन सा पूछा है। क्लेम का पूछा कुछ भी लिख दो ऐसा नहीं है, क्लेम जो पूछा है वो ही लिखना है। ये लीजिए, है वही बातें, डोंट वरी अबाउट दैट, पर अब कुछ एडिशनल चीजें हो गई।
डन। आइए आपको पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बीच में अंतर समझना पड़ेगा। उसने पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्लेम एक्सपेंसेस का क्या करोगे, और उसने हमसे इस बार पूछा है कि क्लेम्स पेड का क्या करोगे। Auditor may determine the extent of checking of claims paid on the same line as suggested in outstanding claim. Other aspect in respect of claim paid be examined by the auditor as follows. हम तो सिर्फ इतना लिखेंगे, फालतू बातें थोड़ी लिखेंगे। इन केस ऑफ को इंश्योरेंस, अभी रुक जाओ, को इंश्योरेंस समझाता हूं। नाउ अदर इंश्योरेंस कंपनी को भी अलग हटा दो। क्लेम्स पेमेंट हैव बीन ड्यूली सैंक्शनड बाय द अथॉरिटी, तो कोई भी पेमेंट है वो सैंक्शन होकर ही जाएगा। एंड द पेमेंट ऑफ द अमाउंट आर ड्यूली एक्नॉलेज बाय द क्लेमेंट, और क्लेमेंट को पैसा मिल गया, उसका एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए। तो भाई सैंक्शन और एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो ये तो पेमेंट होगा तभी होगी, वहां तो नहीं हो पाएगी। ओके, सॉल्वेज वैल्यू जो तुमने वहां पर प्रोविजन में बनाई थी, वो सॉल्वेज वैल्यू अब रिकवर हो गई कि नहीं हो गई वो देख लो। तो सॉल्वेज वैल्यू रिकवर हो गई कि नहीं हो गई ये देख लो। अमाउंट्स ऑफ द नेचर ऑफ प्योर एडवांसेस और डिपॉजिट विद कोर्ट एटसेट्रा इन मैटर ऑफ अंडर लिटिगेशन आर्बिट्रेशन हैव नॉट बीन ट्रीटेड एज क्लेम्स पेड बट आर हेल्ड एज असेट टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच क्लेम। वही बात जो वहां कही थी यहां पे अलग तरीके से कह दी गई। आधा अधूरा क्लेम दिया था तो वाउचिंग कर लो, ये तो ठीक है। फाइनल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, क्लेमेंट हैज गिवन एन अनक्वालिफाइड डिस्चार्ज नोट नॉट इन्वॉल्विंग द कंपनी इन एनी फर्दर लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम। यानी अपन बोलते हैं ना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, मैं अब आगे से कुछ भी नहीं लूंगा। आप ये लाइन मत लिखना, आप लिख लेना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का एक्नॉलेजमेंट चाहिएगा। किससे? क्लेमेंट्स। फिगर्स ऑफ द क्लेम, वो हमको देखना पड़ेगा कि फिगर्स ऑफ द क्लेम क्या है। एंड पेमेंट हैव बीन मेड विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द लास्ट डॉक्यूमेंट रिसीव्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 30 दिन में क्लेम सेटल हो जाना चाहिए जब उसकी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट आ गए हैं। तो वो तो सब ठीक है, अभी इसमें तड़का लगना बाकी है को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस का। दोनों एग्जाम्पल में को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस का तड़का अभी लगना बाकी, कोई टेंशन नहीं। क्लेम्स पेड के अंदर अब दो बातें, आप सबने पढ़ा है को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस क्या होता है, और मैंने आपको कहा कि री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब एक लाइबिलिटी को दो या दो से अधिक कंपनियां इंश्योर करती हैं तो उसे को इंश्योरेंस कहा जाता है, और जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी ही लाइबिलिटी को किसी और के साथ इंश्योर करवाती है तो उसे री इंश्योरेंस कहा जाता है। अब क्लेम्स पेड में अगर मैं लीडिंग को इंश्योरर हूं, यानी मैंने क्लेम पे कर दिया है किसको? क्लाइंट को, तो मैं अदर को इंश्योरर से क्लेम का पैसा मांगूंगा। और अगर मैं लीडिंग को इंश्योरर नहीं हूं, दूसरी को इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया है, तो मैं अपने आउटस्टैंडिंग दिखाऊंगा क्लेम में कि मुझे को इंश्योरेंस कंपनी होते हुए दूसरे को पैसा देना बाकी। अगर मैंने री इंश्योरेंस करवाया है और मैंने क्लाइंट को पेमेंट कर दिया है, तो और मैंने क्लेम लॉन्च कर दिया है किस पे? जिसने री इंश्योरर है उसको, तो री इंश्योरर को अपने डेटर बताऊंगा। अब ये तीन चीजें ऐड और कर दो, आपका आंसर ही खत्म हो जाता है। वहां भी ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स में ये भी देख लो कि को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस के कोई आउटस्टैंडिंग क्लेम्स हैं क्या, वो भी कंफर्म करो, काम ही खत्म। ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट किया उसमें ये देख लो कि को इंश्योरेंस का पैसा आ गया, री इंश्योरेंस का पैसा आ गया, काम ही खत्म हो गया। अब आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूं कि को इंश्योरेंस होता है इनकमिंग और आउटगोइंग। देयर आर टू काइंड ऑफ को इंश्योरेंस। इनकमिंग मतलब
मैं लीडिंग को इंश्योरर नहीं हूं, लीडिंग को इंश्योरर कोई और है, तो जो भी पैसा उससे मेरे को आएगा वो इनकमिंग को इंश्योरेंस। और अगर मैं लीडिंग को इंश्योरर हूं तो मेरे को तो पूरी प्रीमियम दे दी किसने, इंश्योर्ड ने। अब मैं उस प्रीमियम का हिस्सा किसको दे रहा हूं, बाहर वाले को, तो दैट इज आउट गोइंग को इंश्योरेंस। इसी तरीके से री इंश्योरेंस में होता है इनवर्ड और आउटवर्ड, री इंश्योरेंस इनवर्ड, री इंश्योरेंस आउटवर्ड। अब एक क्वेश्चन आ गया कि वेरिफिकेशन करो री इंश्योरेंस आउटवर्ड का, तो बाबा अपन ने जो क्लेम सेटल करते हैं एज एन इंश्योरर, तो री इंश्योरेंस आउटवर्ड क्या होता है, व्हाट इज री इंश्योरेंस आउटवर्ड? मैं एज अ री इंश्योरर आपको इंश्योर कर रहा हूं, आपके रिस्क उठा रहा हूं, तो मेरा ऑडिटर enumerate the steps taken by the auditor for verification of reinsurance outward by a general insurance company। तो पहले तो आप मुझे यह समझाओ कि री इंश्योरेंस आउटवर्ड क्या है, यानी हमने सेसेशन किया है या हमने किसी के इंश्योरेंस को लिया है? सर, किया है। हमने अपना बिजनेस किसी को दिया है कि इसको री इंश्योर कर दो, तो मेरा बिजनेस इंश्योरेंस का जो मेरे पास आया था वो चला गया, तो उसे क्या कहते हैं, आउटवर्ड री इंश्योरेंस। अब आपसे वो क्या कह रहे हैं, इस आउटवर्ड इंश्योरेंस का क्या करूं, ऑडिट करो। फिर से एक बड़ा क्वेश्चन है, 2 मिनट दूंगा मैं आपको इसको पढ़ने के, फिर मैं इसको सिस्टमैटिकली जमा के आपको समझाऊंगा कि चीजें क्या है।
ये अब ये देखो 17 पॉइंट 15 पॉइंट बना के डाले हैं, लेकिन समझाता हूं कि कितने। अब देखो वही क्वेश्चन क्लेम्स पेड का एक दूसरे तरीके से आ रहा है। अब अरेंजमेंट हो रहा है, किसके साथ अरेंजमेंट हो रहा है? एक एंटिटी के साथ अरेंजमेंट हो रहा है कि हम अपनी रिस्क को आपके साथ री इंश्योर करवाना चाहते हैं, तो करवाओ। तो पहले उसके साथ एक अंडरराइटिंग तो होगी ना, एग्रीमेंट तो बनेगा ना कि कौन से बिजनेस को हम सेस कर रहे हैं, कौन से बिजनेस को हम दे रहे हैं, और पूरे साल में कौन कौन सी रिस्क जो है। आपने देखा ही है, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस होता है, ट्रीटी री इंश्योरेंस होता है। तो कौन सा री इंश्योरेंस कर रहे हैं भाई? फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस कर रहे हैं कि ट्रीटी री इंश्योरेंस कर रहे हैं? और साल भर में क्या गाइडलाइन हमको लगानी है वो हम देखेंगे। अब जो भी सेशन हमने किए, मतलब जो भी रिस्क हमने सामने वाले को दी है, वो उसी एग्रीमेंट के हिसाब से है जिस एग्रीमेंट के हिसाब से हम उसको रिस्क दे रहे हैं। तीसरी बात, चौथी बात, ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा दैट जो भी सेशन हुए हैं वो एग्रीमेंट एंटर्ड के हिसाब से हुए हैं, जो भी वेरियस कंपनी के हिसाब से हुए हैं, और आउटवर्ड रेमिटेंस टू फॉरेन री इंश्योरर। अब देखो, जिसके साथ री इंश्योरेंस कराओगे उसको आपको प्रीमियम भी देनी पड़ेगी। अब मान लो फॉरेन री इंश्योरर ने आपका इंश्योरेंस कर लिया, तो आप उसको प्रीमियम दे रहे हो, री इंश्योरेंस प्रीमियम, तो फेमा देख लेना कि फेमा के रूल्स लगे कि नहीं लगे। नाउ कैलकुलेशन जो प्रीमियम दे रहे हो वो एज पर एग्रीमेंट है कि नहीं? कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट कमीशन फॉर वेरियस ऑटोमेटिक ट्रीटी अरेंजमेंट इन द लाइट ऑफ द periodical accounts rendered and relation to outstanding loss pertaining to the treaty। ट्रीटी री इंश्योरेंस कर रखा है हमने कि भाई हम जो भी इंश्योरेंस करेंगे उसमें से फायर का आप ही को करना है, मतलब जो भी इंश्योरेंस करा उसमें से फायर वाला आपको करना है, बाकी सब हमारा। तो हमने जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ट्रीटी कर ली। अब उस ट्रीटी के अंदर जितना भी प्रीमियम हमको मिला है उसमें से शेयर देना पड़ेगा ना।
हमने प्रीमियम सारा ले लिया, अब ट्रीटी के अंदर साल के अंत में कैलकुलेशन होगा कि हमको इसमें जितना भी इनकम हुआ उसमें से कितना शेयर देना है, तो वो शेयर की बात कर रहे हैं। ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि कोई कैश लॉसेस रिकवरीज claimed and accounted on regular basis. What is this cash loss recovery? What we mean by cash loss recovery? सर, हमने क्लेम पे कर दिया सामने वाले को, उनसे अभी रिकवरी होनी बाकी है, तो भाई वो रिकवरी तो लेनी पड़ेगी ना। वी हैव पेड द लॉसेस, रिकवरी तो आपसे करेंगे, तो दैट रिकवरी हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। आउटस्टैंडिंग क्लेम के लिस्ट में को इंश्योरर वाले क्लेम भी ले लेना जी। प्रोविजन जब बनाओ आउटस्टैंडिंग लॉसेस का, तो उसमें से रिकवरेबल पोर्शन जो अपना ट्रीटी के अंदर है उसको हटा लेना, वो तो हटा ही लेंगे भाई। जब प्रोविजन बनाएंगे तो जो को इंश्योरर से मिलने वाला पोर्शन है वो तो हटा के ही बनेंगे ना प्रोविजन। ओके, री इंश्योरेंस प्रीमियम कमीशन रिसीवेबल सबकी अकाउंटिंग प्रॉपरली है कि नहीं है देख लेना। नेट प्रीमियम इनकम क्लेम्स पेड आउटस्टैंडिंग क्लेम दिख रहे हैं कि नेट हो के जितने, देखो प्रीमियम इनकम आएगी तो नेट प्रीमियम इनकम करनी पड़ेगी, क्लेम्स पेड आएंगे तो नेट क्लेम्स पेड करना पड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग क्लेम्स आएंगे तो नेट आउटस्टैंडिंग क्लेम करना पड़ेंगे। नेट वर्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि जो री इंश्योर कर देगा उनको हटाना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट में से। ओके, देन reinsurance balance on cessation and whether sub ledger balances, जितना जितना reinsurance होता जाता है सब लेजर में आता जाता है, ये पॉइंट आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इंडिविजुअल अमाउंट फाइंड आउट वेदर द बैलेंसेस रिक्वायर्ड प्रोविजनिंग राइट ऑफ और राइट बैक, वो तो ठीक है ना। एक मिनट, ये इसके बाद तो सारा का सारा पॉइंट वही है जैसा अपना क्लेम्स पेड के बैलेंसेस चल रहे थे। देख लो आप, आउटस्टैंडिंग क्लेम नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, उनमें री इंश्योरेंस वाले कितने हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिस्ट क्या है, मेजर इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ क्या जो री इंश्योरेंस को अफेक्ट करेगा, सारे जनरल पॉइंट्स हैं क्लेम पेड के जो उन्होंने यहां भी दे दिए। पर ये री इंश्योरेंस आउटवर्ड था, अब ट्विस्ट करके दे दिया री इंश्योरेंस इनवर्ड, तो जितने पॉइंट थे सारे उलट जाएंगे। फिर वही एग्रीमेंट क्या है, फिर वही ट्रीटी क्या है, ट्रीटी के हिसाब से एग्रीमेंट बने, एग्रीमेंट के हिसाब से रिस्क असाइन हुई, रिस्क हमने ले ली, रिस्क हमने ली तो उसके रिस्पेक्ट में प्रीमियम आई कि नहीं, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग कितनी है, रिस्क के अगेंस्ट में क्लेम बने क्या, क्लेम आउटस्टैंडिंग कितने हैं, हमारे आउटस्टैंडिंग क्लेम की लिस्ट में जो हमने री इंश्योरेंस के क्लेम लेके रखे हुए हैं वो भी इंक्लूड होना चाहिए। हमारे आउटस्टैंडिंग क्लेम तो वहां जो एक्सक्लूड हो रहे थे वो यहां इंक्लूड हो जाएंगे। यहां पर नेट प्रीमियम इनकम की जगह हम दिखाएंगे ग्रॉस प्रीमियम इनकम की, इसमें से वो प्रीमियम इनकम भी लो जो री इंश्योरेंस की आने वाली। लॉस बताएंगे तो टोटल लॉस बताएंगे कि जो लॉस हम पे कर रहे हैं प्लस री इंश्योरेंस का लॉस पे करने वाले वो भी है। आउटस्टैंडिंग के प्रीमियम के अंदर आउटस्टैंडिंग प्रीमियम में हम ये भी लेंगे और आउटस्टैंडिंग री इंश्योरेंस प्रीमियम भी लेंगे, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग क्लेम के अंदर जो हमारे क्लेम है उसके बाद री इंश्योरेंस के क्लेम भी लेंगे। मतलब इनवर्ड के अंदर सारी चीजें ऐड हो जाएंगी और आउटवर्ड के अंदर सब चीजें बाहर हो गई। इनवर्ड के अंदर सारी चीजें ऐड हो गई हैं, आउटवर्ड के अंदर सारी चीजें बाहर हो गई। दैट इज द बेसिक थिंग। वही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जनरल क्वेश्चन है सर, ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन लिख के आना है। क्लेम के ऊपर तीसरा क्वेश्चन, अब आप देखिए आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पे एक टॉपिक हो गया, क्लेम पे 3 क्वेश्चन हो गए, क्लेम पे 2, ऑपरेटिंग पे 2। चलिए, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज क्या शो करोगे बैंक बैलेंस शीट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी में। State the disclosure requirement in respect of contingent liability in notes to the accounts of balance sheet of an insurance company। ये एक बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है, मतलब डिस्क्लोजर के क्वेश्चन पूछ लिए, पर अब अगर मैं आपको बोलूं कि अपने को जो नॉलेज है किसका, इंश्योरेंस का, उसके हिसाब से पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट तो हमेशा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आते हैं, मैं हूं या कोई और हो, ये तो जनरल बात है। अंडर राइटिंग कमीशन आउटस्टैंडिंग, जब तक
जो पॉलिसी अंडरराइट कर दी वो इशू नहीं हो जाती, तब तक सामने वाले का कमीशन बनेगा नहीं, और पॉलिसी में अगर डिफेक्ट निकल गया तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। यानी ऐसे बैलेंसेस जो एजेंट ने हमको इंश्योरेंस के बिजनेस लाके तो दे दिए, लेकिन अगर उनमें कोई डिफेक्ट मिल गया तो हम रिजेक्ट करेंगे, भाई ये इसको ये बीमारी है या ये सेफर एरिया नहीं है, अपने को इसको इंश्योर नहीं करना है, तो क्लेम इंश्योरेंस रिजेक्ट भी तो हो जाता है, भाई इंश्योरेंस एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई। तो जितनी इंश्योरेंस एप्लीकेशन 31 मार्च को पेंडिंग है, उनके रिस्पेक्ट में अगर इंश्योरेंस का कमीशन बन रहा है तो एजेंट के कमीशन को कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो दिखाना पड़ेगा ना। ओके, ऐसे क्लेम जिनको हमने डेट एक्नॉलेज नहीं किया, जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो सभी दूर दिक्कत है। गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ये तो सभी की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। एक मिनट, ये तो सभी को कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है, ये भी सभी की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है, ये भी सभी की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? स्टेट्यूटरी डिमांड एंड लायबिलिटी डिस्प्यूट नॉट प्रोवाइडेड फॉर, भैया ये तो सभी की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है, ये इंश्योरेंस कंपनी अकेले की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थोड़ी है। री-इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन टू द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अकाउंट्स, री-इंश्योरेंस के ऑब्लिगेशन जो अभी तक हमको वहीं से कंफर्म नहीं हुए, उन्होंने क्लेम लॉन्च कर लिया लेकिन हमको हमारा हिस्से का नहीं भेजा है कि हमको कितने देना है, तो ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। दो स्पेसिफिक पॉइंट याद रखने, बाकी तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के जनरल पॉइंट है। अब ये लिखकर वापस आ जाएंगे जब अगर आ गया क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम। लो जी, सॉल्वेंसी मार्जिन, ध्यान से पढ़ना इस सॉल्वेंसी मार्जिन को, क्योंकि सॉल्वेंसी मार्जिन जो है चेंज हो चुका है। पुराने सजेस्टेड में सॉल्वेंसी मार्जिन अलग था। सॉल्वेंसी मार्जिन होता क्या है सर? सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, अब मान लो जैसे कोविड-19 है, अपने यहां तो इंडिया में डेथ बहुत कम हुई है, लेकिन जिन कंट्रीज में जबरदस्त डेथ हुई है वहां पे तो क्लेम्स बहुत ज्यादा है। लाइफ की बात कर, जनरल इंश्योरेंस कंपनी में तो और ज्यादा जरूरी है। कभी भी भूकंप आ जाता है, कभी भी सुनामी आ जाती, कभी भी हिमालयन सुनामी आ जाती, तो कितने क्लेमेंट आ जाते हैं एक साथ इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम मांगने के लिए? ढेर। जब इंश्योरेंस कंपनी के पास ढेर सारे क्लेम आ जाते हैं तो कहीं वो इंश्योरेंस कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हो जाए, जैसे कि अमेरिका के अंदर 9/11 को जो अटैक हुआ था, उसमें 2 ट्विन टावर गिरे थे और 4 इंश्योरेंस कंपनी तबाह हुई थी, इंसॉल्वेंट ही हो गई। इतने क्लेम आए कि वो इंश्योरेंस कंपनी कंगाल हो गई। हमारे यहां से नहीं होता, हमारे यहां इरेडा ने बना के रखे हुए क्या? सॉल्वेंसी मार्जिन चाहिए भैया, तुम्हारी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितनी भी अमाउंट ऑफ मिनिमम कैपिटल जो है उसका कम से कम 50% तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सॉल्वेंसी मार्जिन। ने 50 करोड़ का सॉल्वेंसी मार्जिन तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद इरडा प्रिस्क्राइब कर सकता है कि हायर लेवल क्या होगा, और इरडा ने अभी प्रिस्क्राइब कर रखा है हायर लेवल 150%। हमेशा आपको अपनी असेट्स का एक्सेस रखना है ओवर द लाइबिलिटी about 150% ऑफ योर मिनिमम कैपिटल। मिनिमम कैपिटल के 150% के बराबर एक्सेस रखना है आपको असेट्स का लाइबिलिटीज के ऊपर ऑल द टाइम्स। इसे कहते हैं सॉल्वेंसी मार्जिन। और सॉल्वेंसी मार्जिन में अथॉरिटी को हमें बार बार ये सूचना देनी भी पड़ती है कि कभी कभी अगर सॉल्वेंसी मार्जिन हमारा कम हो जाए, क्योंकि क्लेम अभी बहुत पे करने पड़ गए तो उतना नहीं रह गया, तो अगर इंश्योरर को या री इंश्योरर नहीं मेंटेन कर रहा है लेवल ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन, उसे इरडा को सूचित करना पड़ेगा फाइनेंशियल प्लान के साथ कि अगले कितने दिनों में वो सॉल्वेंसी मार्जिन अचीव कर लेगा, और वो दिन 6 महीने से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 6 months। वो दिन 6 महीने से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट।
और अगर आपको लगता है कि आपने जो प्लान सबमिट किया है उस प्लान में अब इन 6 महीनों में कोई तब्दीली आई है, तो फिर आप उसको रिवाइज करके मॉडिफिकेशन करके अथॉरिटीज को भेजो, इरडा को भेजो, और इरडा जो डायरेक्शन दे उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली अपना काम करो। लेकिन अगर आपने अपना फाइनेंशियल प्लान सबमिट नहीं किया या अमेंडेड फाइनेंशियल प्लान सबमिट नहीं किया, तो मान के चलना कि आपको वाइंडिंग अप तक हो सकता है आपकी कंपनी का कि भाई इसकी सॉल्वेंसी मार्जिन खत्म हो गई, इसका लाइसेंस छीनो, खत्म करो, बाहर करो। सॉल्वेंसी मार्जिन का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, आपने ये पाया कि एक पॉलिसी इशू हुई 25 मार्च 2013 को फायर रिस्क को कवर करने के लिए एक लीडिंग कॉर्पोरेट हाउस की इन द कंट्री विदाउट द एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द प्रीमियम एंड इट वाज रिफ्लेक्टेड एज प्रीमियम रिसीवेबल। ठीक है, कंपनी ने मेंटेन किया दैट इट्स यूजुअल प्रैक्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिग कस्टमर एंड द मनी वाज कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल 2013। आपने ये भी पाया कि एक फायर एक्सीडेंट 31 मार्च 2013 को किया गया था और उसका क्लेम दे दिया गया उस इंश्योरेंस को। अरे सर, जब मैंने आपको पढ़ाया कि नो प्रीमियम नो रिस्क कवर्ड, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। इसका तो आंसर ही क्लियर है, नो रिस्क कैन बी अज्यूम्ड बाय एन इंश्योरेंस अनलेस अ प्रीमियम इज रिसीव्ड। अब अगर दिए गए क्वेश्चन में आपने आउटस्टैंडिंग प्रीमियम दी हुई है और उसके बाद आपका क्लेम हो गया, तो पॉलिसी भले ही इनफोर्स हो, आपको क्लेम नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी क्लेम, इसलिए कोई प्रोविजन भी रिक्वायर्ड उसका नहीं है, क्योंकि रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम बाद में हुआ है और लॉस पहले हो गया है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पूछा गया और दोनों बार इसका आंसर सेम है। अब ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, सेक्शन 7 अमेंड हो गई। एबीसी लिमिटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कैरिंग ऑन कर रही जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, इसको फाइनेंशियल लिक्विडिटी प्रॉब्लम हुई, इसलिए इसने डिसाइड किया कि मेंटेन करें डिपॉजिट अंडर सेक्शन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 एट 1% ऑफ द टोटल ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न इन इंडिया। अब डिपॉजिट की सेक्शन 7 ओमिट हो गई है, इसलिए हमें यह क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगली बात, एक और क्वेश्चन है मई नवंबर 2015 का, वो भी इररिलेवेंट हो गया है। AX Limited Insurance has made provision of 75% of net premium in case of marine hull insurance। पहले होता था अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बनाने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब कहीं भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, इसलिए जब URR बनाना प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है तो यह क्वेश्चन भी इररिलेवेंट हो गया, जो नवंबर 2015 का था। 2016 में फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो मैंने अभी बताया कि 25 मार्च 2013 वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो दैट रिपीटेड क्वेश्चन रिलेटिंग टू द क्लेम, देखो आप क्लेम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ये वाला भी, वो भी क्लेम से रिलेटेड था। अभी गिनती लगाएंगे क्लेम से रिलेटेड क्वेश्चन की। नाउ अब मैं आखिरी क्वेश्चन से चालू हो रहा हूं, फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड फाउंड Messrs PQR Limited got their plant and machinery insured on 1/10/2018, but the amount of premium have been paid by them on 15/10/2018 और 10/10/2018 को आग लग गई। सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया सर, तीसरी बार ये क्वेश्चन आया क्लेम का। तो मैं क्लेम गिनना चालू कर दूं, तो अभी तक मैंने जो क्लेम के क्वेश्चन गिने हैं 19 में से 3 तो मैंने आपको बता दिए। क्लेम 3 क्वेश्चन क्लेम के मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं 3 क्वेश्चन ये भी ले लेता हूं क्लेम के, इसको मैं चौथा क्वेश्चन दे देता हूं क्लेम का, और इसको मैं 5वां क्वेश्चन दे देता हूं क्लेम का मई 2016 में, और इसको
मैं छठा क्वेश्चन दे देता हूं क्लेम का। क्लेम ही क्लेम पे क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपके पास आ चुका है क्लेम का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यू हैव बीन अपॉइंटेड to carry out the audit of XY Limited Insurance Company 1718. In the course of audit, you observed that the commission paid to agents constituted a major expense in operating expense of the company. Enumerate the audit concern that address to the assertion required for the auditor to ensure the continued existence of internal control as well as fairness of the amount in the account of commission paid to agent. अब आपको कमीशन पेड टू एजेंट पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। दो क्वेश्चन जो है वो कमीशन पेड टू एजेंट पर ही मैक्सिमम पूछे उन्होंने। अब वो दो कौन से क्वेश्चन है, एक तो ये है और एक आगे। ये बड़ा क्वेश्चन है कि जब आप कमीशन की बात करोगे तो कमीशन किसका? कमीशन पेड टू एजेंट का। तो आइए, commission is used for payment of consideration to get the direct business. Commission received on amount of premium paid to a reinsurer as terms as commission on reinsurance accepted and reduced from the amount of commission of expenditure. An internal control with regard to the commission is aimed to ensuring that the commission is paid in accordance with the rules and the regulation of the company. वो सब ठीक है। Commission is paid to agent, मेन मुद्दे की बात तो यहां से चालू हुई। Commission is paid to the agent who brought the business and the legal compliances for tax deducted at source, GST, reversal charges mechanism and provision for Insurance Act 1938। एक मिनट, इतनी फालतू बातें अपने को नहीं लिखनी है। अपने को लिखना है एजेंट गेट द एजेंट कमीशन ऑन बिजनेस प्रोक्योर्ड बाय हिम टुवर्ड्स द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी उसको एजेंट का कमीशन देती है जब अंडरराइटेड बिजनेस के लिए वो पॉलिसी इशू करती है। पॉलिसी इशू करने के बाद भी 30 दिन का फ्री लूप पीरियड रहता है। उस 30 दिन के फ्री लूप पीरियड में आदमी चाहे तो पॉलिसी कैंसिल कर सकता है। अगर उसने 30 दिन के फ्री लूप इंश्योरेंस पीरियड के अंदर पॉलिसी कैंसिल कर दी तो एजेंट का बैलेंस भी रिवर्स करना पड़ेगा। एजेंट को जब आप कमीशन देते हो तो उसका जीएसटी देखोगे, उसका टीडीएस देखोगे, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर उसने एप्लीकेशन दी है टीडीएस मत काटो तो एप्लीकेशन देख लो। जीएसटी उसने लगा के दिया है तो हमें देखना ही पड़ेगा, और जीएसटी अगर उसका नहीं लग रहा है तो अभी तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर फिर हमको 1% जो भी लगाना है वो लगा के देना पड़ेगा। बट ठीक है, जीएसटी में तो जो भी आएगा वो आएगा। कमीशन का रेट इरडा ने जो फिक्स किया है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इरडा ने जो रेट फिक्स किया है उससे ऊपर कमीशन का रेट नहीं होना चाहिए। ब्रोकर और एजेंट जो तुम्हारे साथ एनलिस्टेड होना चाहिए, और वो ब्रोकर को और एजेंट को लाइसेंस देती है आजकल इरडा, और इरडा ने उसको ब्लैकलिस्ट तो नहीं किया हुआ, वो भी देख लेना। नहीं तो एक एजेंट जो साला हमेशा प्रीमियम ले लेता था, एजेंसी ले ले बाद में कैंसिल करवा देता था, तो उसको इरडा ब्लैकलिस्ट कर देती है। तो ऐसे ब्लैकलिस्टेड ब्रोकर को पेमेंट नहीं किया। अब ब्रोकर को पेमेंट किया है तो उसका बिल देखो, वाउचिंग कर दो, उसकी बिल देखो, कमीशन स्टेटमेंट देखो, और जो कमीशन उसको दे रहे वो अप्रूव हुआ कि नहीं, अथोराइज हुआ कि नहीं ऑफिसर से, वो देख लो। अमाउंट ऑफ कमीशन का प्रीमियम के साथ कैलकुलेशन चेक कर लो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाना है तो मंगा लो, सिंपल। फ्री लुक वाला भी अपन तो पॉइंट डाल सकते हैं, इन्होंने डाला तो क्या हुआ। तो ये एजेंट पर एक बार इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है एजेंट के कमीशन को वाउच करने के लिए। इसके पहले भी एक बार उन्होंने इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू वेरीफाई द रेम्यूनरेशन टू द इंश्योरेंस एजेंट। सेम टू सेम क्वेश्चन एजेंट पे दूसरी बार। अब आते हैं
ये तो इररेलेवेंट हो गया। ये भी खत्म हो गया, ये भी 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 हो गया। दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। अब एक सिरे से खत्म करते जाए ना। ये हो गया 2 3 4 5 6 7। हाँ, इरडा के अनुसार इन्वेस्टेबल फंड्स क्या है? इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकती हैं? हाउ इंश्योरेंस कंपनीज आर इन्वेस्टिंग द फंड्स। ऐसे क्वेश्चन है ना वंस इन अ वाइल आते हैं। मतलब अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ भी जाते तो इनकी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो पूरे देश में कोई भी लिख के नहीं आ रहा है। आप ध्यान रखना, कोई नहीं पढ़ता इतना कि इन्वेस्टेबल फंड्स देखने गए इंश्योरेंस के, और पढ़ता भी है तो उसको याद नहीं रहता। इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, खाली इनकम कमाने के लिए है ऐसा नहीं है। स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसीज को देखने के लिए, सॉल्वेंसी मार्जिन को मेंटेन करने के लिए, एसेट्स को इन्हें लाइबिलिटीज से 150% ऊपर जब रखना है, आपको 150% ऑफ द पेड अप कैपिटल का जितना आपको क्या रखना है, सॉल्वेंसी मार्जिन रखना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेंगे। तो किस तरीके के इन्वेस्टमेंट कर सकती है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी? इरडा ने अपने रेगुलेशन दिए और उन रेगुलेशंस के अंदर उन्होंने बताया that investable funds have to be invested as per the prescribed guidelines। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे फंड्स के अंदर पैसा डाल सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है। सेक्शन 27B ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट के अंदर हमने अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट की एक लिस्ट डाली हुई है। जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसी तरीके से सेक्शन 27B(3) के अंदर भी हमने एक लिस्ट डाली हुई है कि इनमें आप इन्वेस्ट तो कर सकते हो, लेकिन आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेंगे। हाउसिंग लोन, स्टेट गवर्नमेंट एंड हाउसिंग एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू द परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इट। ये क्या है मैं बताता हूं। इंश्योरेंस कंपनीज को इजाजत दे दी गई कि आप अपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट में लोन दो। LIC हाउसिंग फाइनेंस, तो इन लोगों को NBFCs के अंदर इन्वेस्ट करने की भी इजाजत है कि खुद ही एक NBFC बनाओ और उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। पर अब अपने को क्या करना है, 27B का एक हवाला देना, कुछ पूछा है नहीं उन्होंने, बस यही बताना है कि हाँ भैया इरडा जो है वो नोटिफाई करती है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इरडा जो नोटिफाई करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। 27B एक सेक्शन है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसमें दो तरीके के इन्वेस्टमेंट है। एक में जो है वो एक्सपोजर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या इस तरीके के NBFCs हैं उनके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा किसी काम का नहीं। जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बेटा प्रोपोर्शनल ट्रीटी और नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी दोनों होती हैं। किस केस में? री इंश्योरेंस के बिजनेस में, ट्रीटी री इंश्योरेंस में प्रोपोर्शनल ट्रीटी और नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी होती है। प्रोपोर्शनल ट्रीटी और नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी के बीच में डिफरेंस क्या है? प्रोपोर्शनल ट्रीटी बेस होती है प्रोराटा अपोर्शनमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड पे, प्रीमियम पे और लॉसेस पे अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड परसेंटेज और रेशो। भाई प्रोपोर्शनल मतलब ये फायर इंश्योरेंस किया है, इसका 20% की रिस्क आपकी, 80% की मेरी, 20% की प्रीमियम आपकी, 80% मेरी, 20 प्रीमियम का क्लेम आपका, 80% मेरा। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट ट्रीटीज। These treaties can be further classified into quota share, surplus, auto fact and pool। ये सब हम पढ़ चुके हैं जब हमने डिटेल में पढ़ा था।
और उसके बाद बोलते हैं नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी। नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी, यानी फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, यानी भैया फायर आप रख लो, थेफ्ट मैं रख लेता हूं। तो लॉसेस की बेसिस पर बांट रहे हैं हम, रादर देन परसेंटेज की बेसिस पे। नॉन प्रोपोर्शनल ट्रीटीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एक्सेस लॉस ट्रीटी, एक्सेस ऑफ लॉस कवर, प्रिवेंट बेसिस एंड ऑल। फैकल्टेटिव बिजनेस वाइज होती है और जो प्रोपोर्शनेट होती है वो परसेंटेज वाइज होती है। अब आप बताओ मेरे को, इसमें इन्होंने अंतर क्या बता दिया? डेफिनेशन लिख दी और टाइप लिख दी। तो डेफिनेशन और टाइप तो हमको याद है, वो डेफिनेशन और टाइप हम लिख देंगे। कुछ भी क्वेश्चन पूछते, कोई रेलेवेंस ही नहीं उसका, और आंसर भी ऐसा दिया है काम चलो टाइप का कि भाई ये डेफिनेशन लिख दो और उसके टाइप लिख दो। ये अंतर होता है क्या? डिटेल में अंतर मांगते तो समझ में आता। क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट पूछ लिया, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट के अंदर अपन ने पढ़ा हुआ इंश्योरेंस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या है? ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विस प्रोटेक्शन देता है सप्लायर को अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस बाय देयर बायर्स। क्रेडिट इंश्योरेंस मिलती है ना, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस मिलती है ना। आप अपने डेटर को माल बेच रहे हो, आपके बैड डेट होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। सेम कंट्री के लिए भी मिल सकती है और एक्सपोर्ट्स रिस्क क्रेडिट भी मिल सकता है। सामने वाला अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट देगी। आपको लॉस कब मिलेगा? जब आपका डेटर आपको पेमेंट नहीं देगा। आपको लॉस कब मिलेगा? जब पॉलिसी होल्डर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो और कंसीडरेशन के लिए हो और उसने नहीं दिया। अब मेरे को बताओ, आप मेरे पास आए और बोले साहब मेरा डेटर डूब गया, तो मैं बोलूंगा पहली बात तो ये बता कि ये तेरा डेटर था? हाँ। क्या तूने इसको माल भेजा था? हाँ। क्या इसने तुझे पेमेंट नहीं किया? नहीं किया। क्या तूने पॉलिसी की प्रीमियम पूरी दी थी? दी थी। क्या तूने हमने जितनी कंडीशन बताई थी पॉलिसी में वो सब पूरी कर ली? हाँ। चल पेमेंट ले जा। अब इसके लिए आदमी रटता है। तेरा डेट डूबा? डूबा। क्या तूने उसको माल भेजा था? भेजा था। क्या तेरे पैसे नहीं आए थे? नहीं आए थे। क्या तेरी पॉलिसी एक्टिव है? हाँ एक्टिव है। तूने प्रीमियम भरी थी? प्रीमियम भरी थी। और जिसको भी बेचा था उसके हमने पॉलिसी के अंदर टर्म डाली थी कि जिसको भी बेचो उसके बारे में इतनी चीजें क्लियर रखना। करी? हाँ। ले जा पेमेंट। इस महान बात को क्या कहते हैं? ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस। इतनी सी बात पे 4 नंबर लुटा के चली जाती है इंस्टीट्यूट। लो जी, खत्म। 1 2 3 4 खत्म ही हो गए। ये तो आप ही बताओ जी, सबसे डोमिनेंट कौन रहा पूरे के पूरे इंश्योरेंस के अंदर? आज का सीक्रेट जो बाहर लेकर के आना है अपने को, नंबर 1 पे कौन रहा आज? तो क्लेम रहा जी। कितने आए क्लेम के क्वेश्चन? हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ क्लेम्स? इंश्योरेंस के अंदर क्लेम ही क्लेम रहा आज पूरे समय। तो चलिए अब बात करते हैं अगले लेक्चर में टैक्स ऑडिट के बारे में। विल टॉक अबाउट द टैक्स ऑडिट।